वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत सभी का। कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जिसकी वजह से स्टोरी नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे दो दोनों चैनल है, कॉमिक्स ट्री और रात के अंधेरे में, इसको यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया ये कह के कि मैं दूसरों का कंटेंट यूज़ करता हूँ। अब आप खुद बताइए, आप लोग खुद सुन रहे हैं, कौन सा मैं दूसरों का कंटेंट यूज़ करता हूँ? ना किसी स्टोरी पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, ना ही थंबनेल किसी का चोरी किया हुआ है, उसके बाद भी ऐसा किया गया है। वैसे अपील तो कर रहा हूँ और आशा है मोनेटाइज फिर से हो जाएगा, मगर इस तरह से अगर ये करेगा तो फिर तो यूट्यूब भी छोड़ने की नौबत आ जाएगी। तो आज सोचा चलो भी स्टोरी ना सही आप बीती, और आज की तीनों आप बीती बहुत ही डरावनी, इसलिए अकेले तो इसे सुनने की कोशिश मत कीजिएगा। पहली आप बीती मिस्टर राजेश और रीमा सक्सेना जी का। ये राजस्थान में ही रहते हैं और इनकी शादी हुए कुछ ही समय हुए हैं एंड इसी साल 2022 के नवंबर की इनकी घटना है। दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद, इसलिए दोनों जब आपस में मिले तो कोशिश की अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाने की, और ये एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही हो गया। दोनों ने निर्णय लिया कि घूमने जाएंगे कुलधारा, और इनके साथ इनके दो कज़न ब्रदर भी थे, मतलब जो रीमा जी हैं उनके दो कज़न ब्रदर थे। ये चारों जो हैं वहाँ के लिए गए और वहाँ पर जो है एक होटल में रुके। होटल काफ़ी अच्छा, जैसलमेर की बात है ये, होटल काफ़ी अच्छा, ये लिखते हैं टेंट में रहने की व्यवस्था की थी बीच रेगिस्तान में। रात में बॉनफायर होता था, नाच गाना चलता था। तो पहला दिन तो बहुत अच्छा बीता, दूसरा दिन इनका कुलधारा जाने का था। और वहाँ के बारे में विशेष कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, आप सभी इंटरनेट वगैरह में इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि सभी जानते हैं। तो ये लोग जो है गाड़ी से वहाँ के लिए निकले। गाड़ी में इनके साथ एक गाइड था, एक ड्राइवर था, बाकी ये चार लोग। तो प्लेस से बाहर ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और उसने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये जो गाइड है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से घुमा लाएगा, इसको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इन लोग के साथ जो है वो गाइड इनको लेके चल पड़ा। थोड़ी दूर जैसे ही गए तो जो राकेश जी हैं उनको थोड़ा अनईजी सा लगने लगा। हालांकि वो लिखते हैं कि मैं ऐसा डरता नहीं हूँ और मैंने कई जगह विजिट किए हैं, बट इन्होंने जो है वहाँ पे कुछ कहा नहीं, क्योंकि इनको लगा कि जैसे ये बोलेंगे तो हो सकता है बाकी लोग भी डर जाएं। इवन विशेषकर जो रीमा जी थी उनके डरने की ज़्यादा संभावना थी और थोड़ी सी डरपोक भी हैं। तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, बट ये लिखते हैं मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। अचानक जो है इनकी वाइफ जो है इनका हाथ पकड़ ली, तो इनको काफ़ी थोड़ा अजीब सा फीलिंग हुआ, बिकॉज शादी हुए वैसे तो कुछ दिन हो गए थे। तो शादी से पहले क्या होता है, जब आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी प्रेमिका इस तरह से पब्लिक प्लेस में भी आपका हाथ पकड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है, बट आफ्टर मैरिज एक अजीब सी फीलिंग्स आ जाती। ऊपर से जब ये कज़न ब्रदर्स भी उसी गाड़ी में साथ में थे, मतलब वहाँ पे इस तरह से हाथ पकड़ना, रोमांटिक होना। बट थोड़ी देर में इनको समझ में आया कि नहीं बेटा, ये जो हाथ पकड़ना है ये रोमांटिक वाला हाथ पकड़ना नहीं है, ये कुछ और वाला है। तो इन्होंने जो है फिर अपनी पत्नी से पूछा क्या हुआ। पत्नी ने कहा कि मेरे को नहीं जाना है, मेरे को बहुत डर लग रहा है,
वापस चलिए। तो फिर ये लोग वापस जाने के लिए बात करने लगे। तो बाकी दोनों जिनके कज़न ब्रदर थे उन्होंने भी कहा कि हाँ जीजू, हम लोग को भी यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, बट क्या है कि हम लोग कह नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से कि आप लोग हंसेंगे या ऐसा कुछ होगा, इसलिए वापस चले। ये लोग वापस आ गए। तो वापस आते आते फिर वहाँ से फिर ये लोग जो है सफारी घूमने चले गए। पूरा तो वहाँ घूम नहीं पाए तो सफारी घूमने चले गए। इस तरह से और भी जगह घूमे, बट पूरे रास्ते जो है इनकी वाइफ जो है वो कहती रही कि उनकी पीठ में जलन हो रही। बोले हो सकता है कुछ कीड़ा ईड़ा काट दिया होगा, इसी जगह पे गए थे या कुछ वो हो गया होगा, ठीक है होटल चल के देखेंगे क्या है। तो रात में जब ये होटल में आए, टेंट में आए, तो इन्होंने फिर कहा कि दिखाओ तो क्या हुआ है तुम्हारी पीठ में। तो इन्होंने पीठ की तरफ से कपड़ा उठाया। ये लिखते हैं कि मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इनकी पीठ पर एक बड़ा सा नखोड़ का निशान, पूरे 3 नाखूनों के निशान थे और बहुत गहरे घाव टाइप के। और ये लिखते हैं कि मतलब कोई भी इंसान अगर वो खुद भी, इनकी वाइफ अगर खुद भी पीठ खुजलाएगी तो ऊपर से नीचे खुजलाएगी, या कोई दूसरा भी इनको पीठ खुजला देगा तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होगा। ये लेफ्ट टू राइट पूरा दाग था। एंड कहां से आया था इनको पता नहीं। तो ये तो देखकर काफी डर गए। एंड वाइफ ने ये कहा कि भाई जब हम लोग जा रहे थे मेरे को कुछ नहीं था, वहां जाने के बाद से जब आई हूं तब से मेरे को ये तकलीफ को लगा नहीं ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात है। तो फिर वो ड्राइवर से कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों अंदर नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं गया था तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, लौटकर बहुत उल्टियां हो रही थी, मतलब लाइफ और डेथ का मामला जैसा हो गया था, डिहाइड्रेशन टाइप का हो गया था ऐसा वैसा। तो फिर एक पुजारी जी हैं मंदिर के पहचान के, उन्होंने मुझे फिर एक ताबीज़ दिया था और कहा था कि कभी भी अब अंदर मत जाना, अब बाहर से ही चले आना। तो ये जो लड़का साथ में है, बोला ये लोग थोड़ा ट्राइबल टाइप के हैं और इनमें जो है तंत्र मंत्र वगैरह चलता है, तो इसके शरीर को पूरा बांध दिया गया है और कई जगह इसने ताबीज़ वगैरह लगा रखा है, इसलिए इसको कुछ नहीं होता। तो जब भी मैं इस तरह का कोई ट्रैवल पाता हूँ तो मैं बाहर ही रुक जाता हूँ, जैसा मेरे को गुरुजी ने कहा था, और अंदर नहीं जाता और अंदर जाने के लिए इसको भेज देता हूँ, और ये तो वैसे पहले सुरक्षित है। तो फिर राकेश जी ने तुरंत उससे कहा कि भाई मेरे को गुरुजी से मिलाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर गुरुजी से मिलाया गया, फिर इनकी वाइफ को एक ताबीज़ उन्होंने भी दिया और वो लोग फिर वहाँ से वापस आ गए, कसम खाकर कि आइंदा कभी इस तरह का एडवेंचर नहीं करेंगे। तो वैसे तो मेरा खुद का अनुभव नहीं रहा है वहाँ का, कोई सिर्फ सुनता ही आया हूँ, बट सच में काफ़ी डरावनी स्टोरी। दूसरी जो घटना है वो आई है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से शफीकुल रहमान जी लिखते हैं, ये इनके जो चाचा हैं उनकी सुनाई स्टोरी है इनको, और ये घटना जो है उनके चाचा ने अपने मामू से सुनी थी। इनके मामू के साथ की एक रियल घटना है जो काफ़ी दर्दनाक भी है, क्योंकि इसमें जो है उनके मामू के जो भाई का लड़का है वो सम्मिलित है और उसकी डेथ भी हो गई। ये लिख रहे हैं कि जैसा कि चाचा ने कहा, मामू के अनुसार उनके गांव जो है वो गंगा नदी के पास में है, वहाँ पद्दा नदी कहते हैं। समय समय पर क्या होता है, बाढ़ आती है और बाढ़ आती रहती है, यानी इससे जो है खेत वगैरह भर जाते हैं और उस समय मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इनके जो चाचा के मामू थे, हसन खान जी नाम है उनका, तो उनको नाम लेके पुकारता हूँ, ये चाचा मामू में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। तो हसन खान जी को जो है भाले से मछली पकड़ने का बड़ा शौक था, मतलब भाला मार के बड़ी बड़ी मछलियाँ वो निकाल लाया करते थे, और इस बात के लिए वो गांव में काफ़ी फेमस भी थे। तो एक बार ऐसी बरसात के समय की बात है, खेतों में पानी भरा, तो लोगों ने बताया इनको, तो क्या है अपना लालच नहीं रोक पा रहे थे, तो दिन भर तो किसी तरह से खुद को रोका, पर शाम ढले इनको बहुत इच्छा होने लगी मछली मारने की। मछली मारने के लिए जाने लगे तो साथ में इनका जो है भतीजा, इनके भाई का लड़का, वो भी बोला चाचू मैं भी चलूँगा।
आपसे सीखना है मुझे कैसे आप करते हैं। उसको लेके चले तो जो जहाँ पे खेत है वहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे एक तरफ बड़ा सा टीला है मिट्टी का और काफ़ी जंगल जैसा है। तो जाते जाते इनके भतीजे ने इनसे पूछा कि चाचू उस तरफ क्या है। उन्होंने कहा कि पता नहीं, उधर तो कभी गया नहीं हूँ, मगर कहते हैं उधर नहीं जाना चाहिए, उधर चुड़ैल का वास है, बहुत खतरनाक चुड़ैल। हाँ, तो उस जगह से दूर रहने में भलाई। तो ये लोग जो है आ गए खेत में। फिर ये मछली मारने लगे, तो इनको मछली मारते देख के इनका भतीजा बड़ा उत्तेजित हुआ। मतलब एक भाला मारते थे, जैसे उठाया भाला जमीन से तो उसमें बड़ी सी मछली फंसी हुई। फिर पूरा वो जगह जो है मछलियों से खाली, फिर इंतजार करना, फिर मछलियों के झुंड जमता फिर मारते। तो ऐसे ही कर रहे थे। अचानक इनका ध्यान गया लड़के की तरफ। लड़का जो है टीले की तरफ टॉर्च मार रहा। तो इन्होंने पूछा कि क्यों भी, क्या कर रहा है। तो बोला चाचू मुझे ऐसा लगा वहां पे कोई है। बोले वहां पे कौन होगा, तो ऐसी बदनाम जगह है, वहां कोई जाता नहीं है और हम लोग तो यहाँ हैं। बोला नहीं चाचू, मुझे ऐसा लगता है कि वहां कोई है, एक औरत जैसी मुझे दिखी। इतनी रात को वहां पे औरत। उन्होंने कहा फटाफट मछली मार के यहाँ से निकलते हैं, इनको भी कुछ पूरे का एहसास हो गया। तो जैसे ही ये लोग आने लगे तो फिर वो लड़का उधर को देख के रुक गया चलते चलते। उन्होंने कहा क्या बात हो गई। टॉर्च मार के जब देखा तो वो भी बताया कि मैंने भी देखा, वहां पे एक औरत सी खड़ी थी और पूरी तरह से निर्वस्त्र। ये तो लड़के का हाथ पकड़ के तुरंत जो है दौड़ मार दी। दौड़ते दौड़ते लड़का बोला चाचू सुना आपने, मेरा नाम लेके कोई बुला रहा है। इन्होंने फिर वजीफे वगैरह पढ़े और वहां से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अचानक लड़के के हाथ से टॉर्च जो है छिटक कर गिर गई। दौड़ रहे थे, अरे रे क्या कर दिया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, टॉर्च जमीन पे गिर के लुढ़क रही थी। झट से टॉर्च उठाए और जैसे टॉर्च उठाए तो देखा वो लड़का वहां पे नहीं था। अब ये बोले ये कहां गया। तो इधर उधर टॉर्च मारे, देखिए वहां से थोड़ी दूरी पर एक औरत, वही पूरी तरह से निर्वस्त्र, इसका हाथ पकड़ के कहीं चली जा रही और ये भी बड़े आराम से उसके साथ जा। ये तो मछली असली का पूरा सामान फेंके और टॉर्च लेके उसके पीछे दौड़ पड़े। रकीबुल नाम, रकीबुल करके उसके पीछे दौड़ते चले जा रहे। रुकने का नाम नहीं, दोनों चले जा रहे हैं, ये भी दौड़ रहे हैं। दौड़ते 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 कुछ दूर में ये लोग ओझल हो गए। अब इनकी हालत और खराब। एक तो भाई के बेटे को लेके आए हैं, वहां पे ऐसा हो रहा है। ये फिर कुछ वही कलमा वलमा पढ़ के वजीफे पढ़ के दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाके इनको दो चप्पल दिखी। ये चप्पल रकीबुल के थे। और थोड़ा आगे गए तो एक पेड़ की डंगाल पे इसकी पैंट लटकी थी, फिर शर्ट। एंड ऐसे ही वो उस टीले में चढ़े, जंगल के अंदर उनको एक मजार जैसी दिखाई दी और उस मजार के ऊपर कुछ गिर रहा था। टप 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 की आवाज आ रही। दौड़ कर गए, क्या है भाई। मजार के पास पहुंचे और टॉर्च की रोशनी मारी तो देखा विशुद्ध खून था। ये तो कांप गए। तुरंत फिर जब ऊपर की तरफ टॉर्च मारी, देखा पेड़ के ऊपर एक निर्वस्त्र महिला बैठी है और उसकी गोद में रकीबुल। और ठीक जैसे माँ के गोद में बच्चा लेटा होता है दूध पीने के लिए, बिल्कुल वैसा ही था। दोनों बिल्कुल न्यूड। एंड वो जो औरत की आकृति थी वो झुकी हुई थी रकीबुल की सीने पर और वहां से वो दांत गड़ा गड़ा के खून पी रही थी और वही खून जो है नीचे गिर रहा। तो इन्होंने फिर उसके चेहरे पर टॉर्च मारी औरत, और जो देखा वो देखकर तो मतलब कि तो बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
जैसे उठी थी तो उसने टॉर्च मारा तो उसके मुंह के अंदर रोशनी पड़ी और ऐसा लगा जैसे बहुत सारे सांप किलबिला रहे हैं उसके मुंह के अंदर। मतलब दांत नहीं है, दांत की जगह वैसा है और पूरा खून से सना। ये तो देख कर ही तो फिर वापस इस तरह से भागते दौड़ते गांव पहुंचे। गांव में पहुंचकर सबको ये बात बताई। एंड अगले दिन फिर सबके साथ वो वहां गए और वहां पर रकीबुल की लाश मिली। सीने से पूरा दिल वगैरह निकाल लिया गया था और बहुत बहुत बुरी स्थिति में लाश मिली थी। और ये लिखते हैं यहाँ पर, अगर कहानी खत्म नहीं होती है इसके बाद जो है मेरे चाचा के मामू को फिर भी बहुत कुछ भुगतना पड़ा, वो एक दिन और लिखूंगा। तो इंतजार रहेगा भाई आपकी अगले लेट कहानी के हिस्से का। एंड आज की जो आखिरी स्टोरी है वो है काला जादू पे। काला जादू पे वैसे तो मैं बहुत बातें कर चुका हूँ। एंड सच में दुनिया में सबसे बुरी कुछ चीज होती तो काला जादू होती। इंसान क्यों करता है समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे कुछ मिलता तो है नहीं, उल्टा अगर सफल ना हो तो असर उसी पर आता है। तो ये श्रुति बैनर्जी लिख रही हैं। ये उड़ीसा से हैं और इनका लिखना है कि इनकी शादी जो है, इनकी शादी को इनके लिए एक बुरा सपना बना दिया गया था। और सबसे बुरी बात यह है कि वो जो महिला थी वो इनके घर से 2 घर दूर ही रहती थी और काफी उन पर ट्रस्ट किया जाता था इनके परिवार की तरफ से। मगर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये लिखती है इस घटना की शुरुआत जो होती है इनकी शादी के समय से ही होती है। शादी जो है इनके एक जान पहचान के ही लड़के से तय हुई थी। दोनों के घर वाले मान गए थे, काफी खुश भी थे। तो इनकी जो फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है, समझ लीजिए। इनके पापा और इनके 2 चाचा एक साथ ही रहते हैं। इनका बड़ा सा एक दुकान है, दुकान भी तीनों भाई मिलकर संभालते हैं। कि दादाजी नहीं है, दादी है और 2 चाची हैं, इनकी मम्मी। तो शादी की तैयारियां बड़ी धूम से हो रही थी। तो उस दिन जो है ये लोग शादी की खरीदारी करने निकले थे। तो दादी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहती हूँ। और वैसे भी शादी का घर है, सामान वामान है, इस तरह से सब अकेला छोड़ना अच्छा नहीं। तुम्हारे बाकी लोग दुकान में है, तुम लोग भी जा रहे हो। तो इनकी दादी घर पर थी और घर में नौकरानी थी काम करने वाली। और इनके पापा लोगों से कहा गया था कोई भी एक जन जल्दी घर में आ जाना ताकि दादी को अकेला ना पड़े, नौकरानी के जाने से पहले आ जाना। तो उनकी बात हो गई थी, सब ठीक था। तो ये लोग जो है खरीदारी करने गए। इतने में इनकी मोहल्ले की कुछ महिलाएं इनसे मिलने आई। एक फैमिली थी, उनके साथ काफी अच्छा इनका रिलेशन था। तो वो आके इनको काफी सारे गिफ्ट वगैरह दे के गए थे। उसमें काफी कुछ था, साज सामान, साड़ी, मेहंदी का पैकेट था और एक शाखा पौला, हम बंगालियों में एक होता है, शादी के बाद देखा होगा आपने। और तो एक लाल रंग की चूड़ी और एक शंख से बना चूड़ी जैसा पहनते हैं, जिसको शाखा कहते हैं। ये सुहाग की निशानी। जैसे नॉन बंगाली महिलाएं जो है मंगलसूत्र, जैसे मराठी महिलाएं मंगलसूत्र पर बहुत विश्वास करती हैं, शादी के बाद मतलब मंगलसूत्र पहनना जरूरी है। तो वैसे ही बंगाली महिलाओं में शाखा पौला पहनना जरूरी होता है। और उस पे शादी के 1 साल तक वो शाखा बदले नहीं जाते हैं। एंड उसको कुछ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल संभाल के पहनना पड़ता है, अन्यथा माना जाता है कि मतलब शादी में कुछ अनिष्ट होगा। तो उनकी तरफ से ये शाखा जो दिया जा रहा था उस पर उस महिला ने नेल पॉलिश के 3 दाग लगा दिए थे। तो बाद में ये लोग फिर बाजार लौटे तो देखा रे वाह गिफ्ट दिया से। अचानक इनकी जब शाखा पर नजर पड़ी तो उन्होंने कहा ये कौन कर गया, इसमें दाग लगा गया हमने। तो उनकी दादी ने कहा कि वो बोल के गई है वैसे कोरी शाखा नहीं रखते हैं, कुंवारी लड़की पहली बार पहन रही है ना, तो उसमें थोड़ा कुछ इस तरह का कलर कर दिया जाता है। सब कुछ हुआ एंड रस्में जब शुरू हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेहंदी लगाना। सारी महिलाओं ने मिलकर मेहंदी लगाया। मेहंदी लगा के जब हाथ धोया गया तो सबके तो बहुत सुंदर रचे, काले काले। इनका बिल्कुल अजीब सा ऑरेंज कलर आया, थोड़ा सा चमक गई। दूसरा क्या हुआ, हाथ में बहुत रैशेस उभर आए, खुजली होने लगी। ये क्या हुआ, मेहंदी से रिएक्शन हो गया क्या, ऐसा वैसा। फिर थोड़ा बहुत डॉक्टर को दिखा के दवा ववा खाई गई।
ये लिखती ये पहला साइन था। इसके बाद शादी हुई। शादी के बाद अब हम बंगालीज में यही होता है, मतलब शादी के बाद पहली रात लड़का लड़की अलग अलग एकदम रहते हैं, काल रात्रि कहते हैं इसमें। और उसमें जो है इनके साथ कोई भी इनके रिलेटिव रहते हैं, तो इनकी एक कज़न और एक भाभी थी, ये दोनों थी। और ये तो कमरे में लोग रात को सो रही थी। रात में सडनली इनकी नींद खुली। नींद खुली, देखा एक लड़का इनकी बेड के पास बैठा हुआ इनको चौंक पड़ी एकदम से, और जस्ट दिखती है, कुछ सेकंड की बात है, मैं चौंक के आंख बंद की, आंख खोली तो देखा कोई नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दी, क्योंकि होता है अब नई जगह, नए लोग, नए रिश्ते बन रहे हैं, तो लगा हेलुसिनेशन हुआ होगा ऐसा वैसा। एंड फिर नेक्स्ट डे पार्टी के बाद फिर जो एक मैरिड कपल की लाइफ का सबसे सुंदर मौका होता है, इनका फर्स्ट नाइट। तो फर्स्ट नाइट पे सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, इनको फिर कमरे में छोड़ के सब लोग चले गए। एंड सडनली जो है कमरे में बहुत मीठी सी खुशबू फैल गई, और वो खुशबू कुछ ऐसी थी कि इनको पता ही नहीं चला ये दोनों कब सो गए। सवेरे जब नींद खुली तब ये लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे लगता है हम लोग इतना थक गए थे कि रात में फिर बातचीत ही नहीं हो पाई, हम लोग सो गए। एंड इस तरह से इनका जो फर्स्ट नाइट है वो बीता। अगले दिन फिर ऐसा होता है, अब हस्बैंड वाइफ हैं, इनके हस्बैंड के करीब आने की कोशिश करने लगे। सडनली बिल्कुल फ्रीज सी हो गई, कोई हरकत नहीं करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो इनके हस्बैंड को थोड़ा अजीब सा लगा कि हो सकता है नई जगह है, नए रिश्ते, नए, अनकंफर्टेबल हुई है। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम सो जाओ, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगी फिर हम पास आएंगे, तो जिंदगी भर का साथ है। सो अगले दिन फिर सुबह ये उठी और इन्होंने कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल रात को मेरे को क्या हुआ था मुझे पता नहीं, मैं बिल्कुल फ्रीज सी हो गई, मतलब मैं सुन रही हूं तुम क्या कह रहे हो मगर मैं कोई हरकत नहीं कर पा रही। बड़ी परेशानी की बात हो गई इनके लिए। फिर रात में जब ये सो रहे थे तो इनको ऐसा लगा कि कोई इनके गाल में गाल रगड़ रहा। और ये लिखती हैं कि एक औरत के लिए एक गुड टच और एक बैड टच पहचानना उतना मुश्किल नहीं होता, किसी भी औरत और लड़की हो उसको समझ। वो जो टच था वो एक बैड टच था। बिल्कुल इनको महसूस हो रहा है जैसे गाल में हल्की हल्की कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति इनके गाल से गाल रगड़ रहा। तो वो डर गई इस बात पे। अब शादी के नियम के अनुसार 1.5 दिन बाद, मतलब हस्बैंड वाइफ एक साथ लौटते हैं और 1.5 दिन रहकर फिर वापस जाते हैं। तो ये लोग जाने के लिए जब तैयार होने लगे, सडनली ससुराल की तरफ से दिया जो शाखा था वो रखा हुआ था अलमारी में, ये उसको निकाल के पहनने वाली थी, इनकी आंखों के सामने वो हवा में उड़ा और जमीन में गिर के टूट। ये मतलब फीलिंग इतनी डरावनी थी मेरे लिए कि मेरे सामने जमीन पे रखी कोई चीज हवा में गिर रही है और टूट रही है। उनकी सास ने आवाज सुनी तो दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ? ये तो ऐसा गिर गया है। अब कह तो नहीं सकती थी कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, सामने वाला विश्वास करेगा नहीं करेगा, ससुराल की बात। उन्होंने कोई बहाना बना दिया, सब टूट गया। तो फिर उनकी सास ने कहा 1 साल तक तो इसको संभाल के रखते हैं, अब हो गया तो ठीक है, चलो भगवान के मंदिर में इसको चढ़ा देंगे, कर देंगे, तुम करो, तुम जाओ। तो ये अपने मायके आई तो इनकी माँ ने जब इनको देखा, देखकर तो कांप गई। अब लड़की आती है सजी धजी सुंदर सी, तो खुश होते हैं माता पिता, मगर इनकी उस वक्त मतलब कल हालत ऐसी मेंटल टेंशन से गुजर रही थी, आप समझ सकते हैं। तो फिर सबको बैठा के इनकी माँ बोले आ तेरे को तेल लगा दो, करके इनके अलग
बेटा सब ठीक तो है? फिर हर बात तो लड़की कह नहीं सकती है, मगर फिर भी उसने कहा कि माँ कुछ ठीक नहीं है। यानी एक दो बातें उन्होंने बताई कि मतलब शादी के बाद हम लोग अभी तक फिजिकल नहीं हो पाए हैं, ऐसा 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 हुआ है और रात में इस तरह से ये अनुभव हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इनके मंदिर में गुरुजी हैं, उनके पास इनको लेकर गई। उन्होंने इनको देखते ही कहा इन पर तो काला जादू है और जो है के लिए मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए होगा। काम करिए आप लोग, कल एक बार और आइएगा। और इनकी मदर भी, और वो जो गुरुजी थे वो भी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने बकायदा इनको एक फोटो दी साईं बाबा की, कहा कि सोने के कमरे में रखना है ना, कल आना तब तक। तो रात में इन्होंने अपने कमरे में फोटो रखा हुआ था एंड उस रात को फर्स्ट टाइम जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है इनके बीच हुआ। कि पति भी जो हो सकता है नए माहौल में थे, अपने घर में है, कंफर्टेबली है, तो खैर पति पत्नी का प्रेम आगे बढ़ा। नेक्स्ट डे फिर जब मंदिर में गई तो वो गुरुजी के हाथ में पहने हुए शाखा को देख के बोले अब भी इसको निकालो और फेंको। क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो शाखा साल भर लड़की को पहनना रहता है, मैं अभी निकाल दूं? नहीं, आपकी मम्मी अभी जाकर बाजार से खरीद ले आएंगे, आप दूसरी शाखा पहन के यहाँ से जाओगे, मगर इसको निकाल दो। यही आपकी जो है सारे परेशानी की जड़ है। वो जो दाग है वो असल में दाग नहीं है, वो आपके भले के लिए नहीं है, वो आपके बुरे के लिए लगाया गया है। उसी के थ्रू आपको काला जादू किया गया है। और करने वाली कोई महिला है जिसकी लड़का नहीं है, लड़कियां ही हैं, और एक ऐसी मतलब आत्मा को आपके पास भेजा गया है जिसको मतलब एक लड़के की आत्मा जो अनमैरिड मरा था, तो मतलब उसके अंदर जो है वासनात्मक जो भावनाएं हैं, एक स्त्री शरीर को प्राप्त करने की जो भावना बहुत प्रबल है, और वही आपको रोक रहा था। और अगर इसको नहीं उतारोगे तो आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर तुरंत फिर उतार के उनको दे दिया गया। वो फिर उसको माँ के चरणों में चढ़ा के जो भी रिचुअल करना था किए, यानी इन्होंने दूसरा शाखा वाला पहना और सब ठीक हो गया। गुरुजी ने इतना भी बताया था कि मतलब ये सब करने का रीजन ये था कि आपसे पहले जो है उस महिला की बेटी का रिश्ता यहाँ होने वाला था, मगर चूंकि आप दोनों के बीच पहले से जान पहचान थी, लव था, तो आप लोगों ने कर लिया। तो उसने ये सोचा कि मतलब आपकी इसको डिस्ट्रॉय करा के फिर अपनी बेटी को आपकी जगह भेज। एंड इन सब चीज़ों को तभी नष्ट किया जा सकता है जब इसको वापस करने वाले पे भेजा जाए। पर तो बुरा असर पड़ेगा ही, मतलब इस पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए मेरे को इसको वापस उस पर भेजना पड़ेगा। उसकी फैमिली में क्या क्या तकलीफें आएंगी, क्या होगा, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, वो तो फिर माँ के ऊपर है, मगर सजा उसको मिलेगी। और चूंकि आप लोग की अच्छे जान पहचान की है, तो अगर आप लोग ये सोचोगे कि नहीं उनका बुरा ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। बुरा करने वाले का बुरा होता ही है। एंड इसके बाद जो भी है, बट इनकी लाइफ जो है मैरिड लाइफ फिर काफी खुशहाल हो गई। तो कहते ना बुरे काम का बुरा नतीजा, इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबका भला करो। एंड सोच रहा हूँ बहुत जल्द एक ऐसा ही लाइफ शुरू करूं जिसमें हम जो है सबको हीलिंग्स देंगे। उस दौरान आप लोग जो है पहले मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी तकलीफें भी लिख सकते हैं कि भाई मुझे ये तकलीफ है। उस पर भी मैं डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू या जैसा भी होगा, देखिए मुझे कहने में कोई वो नहीं कि मेरे पास बेचाल शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करके भी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो,
मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, लव प्रॉब्लम हो, पैसों की प्रॉब्लम हो, या किसी को इस तरह से कुछ लगता हो उनके साथ हो रहा है,